ठीक है, बाकी बच्चे ज्वाइन कर रहेंगे, तब तक अपन को आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ये 7 क्वेश्चन है मॉड्यूल के फर्स्ट पार्ट के, जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में सिखाया उससे रिलेटेड ही है। सबको स्क्रीन सर विजिबल? M01 में लिंक नहीं आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है, इसको ट्राई कर लो एक बार। दस मिनट का समय आपके पास है। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, 10 मिनट का टाइम है। ट्राई करो इसको फिनिश करने का 10 मिनट में, 10 से 12 मिनट। ठीक है, स्टार्ट एवरीवन। आंसर सारे एक साथ ही देना, ठीक है? 1 to 7 के जो आपके आंसर है अभी सारे सॉल्व करो, फिर एक साथ आंसर देना।
हो गया अटेम्प्ट? यस सर। यस सर। अच्छा पहले ये बताओ, इन सात में से कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आया हो? एनीवन? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। सबको क्लैरिटी आ रही है कैसे हो रहे हैं? यस सर। यस सर। यस यस सर। यस सर। तो ये मैंने इसलिए दिए थे ताकि आपको आइडिया लगे कि आपके मॉड्यूल में प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इससे आपके फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। जैसे एक्सरसाइज 1 जो रहती है वो टॉपिक वाइज रहती है। आप देखोगे यहाँ पे सेक्शन ए मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, जो हमने पिछली क्लास तक कवर कर लिया था, है ना? इससे रिलेटेड यहाँ पे लगभग 19 क्वेश्चन है। ये 19 क्वेश्चन आपको अच्छे से ट्राई करने हैं ताकि आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इसके बाद फिर अगले टॉपिक डिटरमिनेंट पे सेक्शन बी में अलग क्वेश्चन है। ये जब टॉपिक कवर हो जाएगा उसके बाद इन क्वेश्चन को ट्राई करना। सेक्शन सी में क्रेमर्स रूल वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन डी में एडजॉइन इनवर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ट्राई करना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1 आपकी टॉपिक वाइज रहती है। एक्सरसाइज 2 मिक्स रहता है, अगेन अच्छी है। जेई मेंस एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें है। एक्सरसाइज 2 में ज्यादा नहीं है, लिमिटेड ही रहते हैं, जैसे 35-36 क्वेश्चन है। तो जब आपको पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाए तब आपको एक्सरसाइज 2 करनी रहेगी। आ रही बात समझ में? यस बोलो। सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और जैसे जैसे टॉपिक कवर होता जाए वैसे वैसे डीपीपी और एक्सरसाइज 1 के टॉपिक वाइज क्वेश्चन साइड बाय साइड ऐसे करते रहा करो हर सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, किसी में भी। होमवर्क मिले नहीं मिले, आपके पास ये वाला एक्स्ट्रा होमवर्क हमेशा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहो। ओके सर। सर ये रिसोर्स शीट में इसका लिंक नहीं है अभी। अभी नहीं आया लिंक? ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, अगर लिंक नहीं होगा वापस अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कवर किए थे। अलग अलग टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं। अब आज थोड़ा डिटरमिनेंट के बारे में हमको देखना है कि डिटरमिनेंट क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, कैसे। सर स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ अभी शो करूँ? अरे हाँ मालूम, स्क्रीन अभी शो करूंगा मैं। आज की क्लास में हम डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ाई करेंगे, क्या डिटरमिनेंट होता है और क्या नहीं होता है। अच्छा, आप में से किसके स्कूल में भी ये कवर नहीं हुआ है? हैंड रेज करना। डिटरमिनेंट किसके स्कूल में कवर नहीं हुआ है? एक और दो, ठीक है। अच्छा, आपको फिजिक्स में थोड़ा बहुत पता है डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, फंडामेंटल? यस सर, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। यस सर, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको ये बात को पूछूं, डिटरमिनेंट ऑफ 2, 3, 7, 8 ये मुझे निकालना है। इसको निकालने का तरीका क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यस सर। आया ना, और बीच में माइनस का साइन आ जाता है। -5 क्लियर है? -5। तो अगर 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है तो इसको निकालने का तरीका ये होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, डिटरमिनेंट हमेशा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, हर किसी का डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा। ओनली एंड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटरमिनेंट निकालोगे, बाकी लोगों का, बाकी चीजों का डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा। तो 2 क्रॉस 2 अगर है तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का कैसे निकालना है वो भी हम सीखेंगे, लेकिन 2 क्रॉस 2 का निकालने का तरीका ये रहता है। अगर मान लो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, इसका कितना आ जाएगा बताओ, बोलो। सर 11। सर 11। 11। ये नेगेटिव होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 11 आ जाएगा।
आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सुनना अच्छे से, ये तो 2x2 की बात कर दी मैं। अगर 3x3 कोई हुआ कि उसमें अपन नेमिंग प्रॉपर्ली कर देते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मान लो कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट हमको निकालना था। अब इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पे क्या होता है कि आप 3x3 में डिटरमिनेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट निकालो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम। Yes, sir. Same. ठीक है, मतलब बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है यार। चलो अब मैं बोलता हूँ, इनके बैकग्राउंड नॉइज आए तो बता देना। तो देखो मैं क्या समझा रहा था, 2x निकालने का तरीका आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस का साइन लगा दो। 3x3 में कैसे निकालना है, उसके लिए पहले हमको माइनर और कोफैक्टर समझना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, मान लो ये मेरा कोई A11, A12, A13 है, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब मुझे अगर पहले ये पता करना भाई माइनर क्या होते हैं, तो माइनर पता करने का तरीका क्या है, सुनो। जैसे मुझे निकालना M11 का माइनर, तो 11 मतलब ये वाला एलिमेंट, इसका माइनर क्या होगा, तो आपको क्या कुछ नहीं करना है, वो वाली रो 11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। एक मिनट अभी बोलो मत कोई भी बीच में। फर्स्ट रो जिसको ऑलरेडी आता है वो शांत रखना, क्योंकि बाकी लोग जिनको नहीं आता उनको समझाना है। तो आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छिपा दो। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छिपा दोगे तो जो बचे हुए 4 एलिमेंट होंगे उनका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो आपका इसका माइनर आ जाएगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है, ताकि हम जल्दी जल्दी इस चीजों को कवर कर रखें। आपको जिसका भी माइनर निकालना हो, जैसे 11 बोला है तो 11 का माइनर निकालना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपा दो। तो छिपाने के बाद आपको जो 4 एलिमेंट आएंगे उनका आपको डिटर्मिनेंट निकालना, वो उसका क्या हो जाएगा, माइनर। M11 के बारे ये हो गया। कोई बोलेगा अच्छा M कोई और निकालो, M23, 23 मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम आया ना, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छिपा दो। तो 23 मतलब कौन सा एलिमेंट, ये वाला। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को अगर आपने छिपा दे, 4 एलिमेंट बचेंगे, इनका जो डिटर्मिनेंट आएगा A11, कौन से 4 बच रहे हैं, A12, A31, A32, ये जो 4 एलिमेंट बच रहे हैं इनका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो उसका माइनर आ जाएगा। तो इनको बोलते हैं अपन माइनर। माइनर का निकालने का ये तरीका होता है, जिस भी एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है वो करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम छिपा दो, बच्चे का माइनर आ जाएगा। एग्जांपल एक और लो, मान लो निकालना है 31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छिपा दो। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छिपा दोगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, उन चारों एलिमेंट को उसी सीक्वेंस में लिख दो। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छिपाने के बाद जो 4 एलिमेंट बचेंगे उनको सीक्वेंस में, फिर इसका डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं अभी बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन लगाना है। तो ये चीज होती है आपकी माइनर, ये चीज आपकी क्या होती है, माइनर। अब ये समझ में आया? किसी को डाउट हो तो अभी क्लियर करो, एनीवन बोलो। नो सर। No, sir. किसी को नहीं भी समझ में आया तो प्लीज पूछ लेना। मान लो ये मैंने कोई 3x3 का डिटरमिनेंट बनाया, वापिस मैं पूछता हूँ, मान लो M12, बताओ M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छिपा दो। तो फर्स्ट रो
सेकेंड कॉलम को छिपा दिया, जो बच्चे हुए 4 एलिमेंट है उनका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इसका माइनर आ जाएगा, वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? आपका आंसर है। Yes, sir. अब ये तो हो गया माइनर। Yes, sir. अब माइनर की मदद से कोफैक्टर कैसे निकालना है वो देखो। कोफैक्टर का फॉर्मूला बहुत आसान है। कोफैक्टर CIJ होगा MIJ के बराबर, या तो प्लस टाइम से माइनस टाइम। अब कब प्लस लेना कब माइनस लेना है, इसके लिए आगे फॉर्मूला है -1 की पावर I प्लस J। अगर आपका सम I प्लस J का सम, I प्लस J का सम अगर ऑड है, I प्लस J का सम अगर ऑड है तो CIJ की वैल्यू -MIJ के बराबर होगी, और I प्लस J का सम अगर इवन है तो CIJ की वैल्यू MIJ के डायरेक्टली बराबर आ जाएगी। तो अगर सम आपका ऑड है तो माइनस टाइम्स कर देना, सम आपका इवन है तो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आपको ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है माइनर। सबसे पहले माइनर पता होना चाहिए, माइनर कैसे निकालना, फिर माइनर की मदद से आप कोफैक्टर आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे जो ये जिसका भी मुझे निकालना है उन दोनों का सम अगर ऑड हुआ तो माइनस टाइम्स हो जाएगा, इवन हुआ तो प्लस टाइम रहेगा। एग्जाम्पल से समझो, इसे पूछा है C31, अब 3 + 1 कितना होता है 4, इवन है तो डायरेक्ट M31 के बराबर होगा। किसी ने पूछा C23, 2 + 3 का सम कितना होता है ऑड, तो -M23 है ना। तो अगर सम ऑड है तो -M23, सम इवन है तो डायरेक्ट इक्वेट कर दोगे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना। C22 तो अगेन सम इवन है तो डायरेक्ट M22 के बराबर। 13 इवन है डायरेक्ट M13 के बराबर। तो देखो माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालना आसान है। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, अब माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया। अब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है देखो। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये कोई मैट्रिक्स है, इस पूरे मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करनी है। इसको पता करने के लिए क्या बोला गया कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। मान लो अगर आपको रो 1 के अबाउट निकालना है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो और आंसर क्या आएगा सेम आएगा। अगर रो 1 के अबाउट निकालना है तो कुछ मत करो, रो 1 के एलिमेंट को, रो 1 के जो एलिमेंट है उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। करस्पॉन्डिंग जैसे एलिमेंट रो 1 के लिए तो कोफैक्टर भी रो 1 के लेने, तो एलिमेंट और कोफैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो इससे आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप चाहे रो 1 के अबाउट करो, रो 2 के अबाउट करो, रो 3 के अबाउट करो, या कॉलम 1 के अबाउट करो, कॉलम 2 के अबाउट करो, कॉलम 3 के अबाउट करो, सबसे आंसर सेम ही आएगा। कोई बोलेगा एक काम करो रो 3 के अबाउट बताओ क्या होगा। अगर आपको रो 3 के अबाउट निकालना है तो रो 3 के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, ये हो जाएगा। अब जनरली हम माइनर के टर्म्स में लिखते हैं, तो माइनर के टर्म्स में साइन कन्वेंशन के साथ लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 1 2 सम क्या है ऑड, यहाँ सम ऑड है तो माइनस टाइम हो जाएगा, यहाँ सम इवन है तो प्लस टाइम ही रहेगा। इसको माइनर के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, A11 M11 ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ A12 M12 और A13 M13। तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ A अबाउट रो 1। अबाउट रो 3 निकालना है, A31 M31 सम इवन है, माइनस A32 M32 प्लस A33 M33। और आपको ऑलरेडी पता है माइनर कैसे निकालते हैं, बस यहाँ वैल्यू पुट अप करके आंसर निकालना। साइन कन्वेंशन को याद रखने का आसान तरीका भी होता है। अब देखो ऑड कहां पे आ रहा है सम, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इन 4 केस में सम ऑड है, बाकी सारे केस में सम इवन है। देखो ध्यान से 1 + 2 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, बाकी सब जगह सम इवन है तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, बाकी सब जगह क्या रहेगा पॉजिटिव, बाकी सब जगह माइनर का साइन क्या रहेगा पॉजिटिव। याद रखने का तरीका आसान है, प्लस माइनस, प्लस से स्टार्ट करो फिर अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस,
प्लस से स्टार्ट होगा, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चलेगा, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट निकालोगे, आंसर हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मान लो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मान लो किसी ने बोला एक काम करो, रो 3 के अबाउट निकालो या रो 2 के अबाउट निकालो, तो रो 2 का साइन कन्वेंशन क्या होगा, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये रो 2 का साइन कन्वेंशन होगा। सिर्फ रो जिसका निकालना बस उसी का साइन, बाकी चीज नहीं रखोगे। रो 2 के अबाउट निकाला तो रो 2 का साइन कन्वेंशन लिख दिया, तो -3 के आगे क्या रहेगा, एक माइनस का साइन इंटू उसका माइनर, फिर 1 का क्या है प्लस, प्लस का 1 इंटू उसका माइनर, और माइनस का 0 इंटू उसका माइनर। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो। जिसके अबाउट भी निकालना है उसका साइन Yes, sir. पहले क्या रहेगा, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस माइनस 3 हो जाएगा। अब 3 का माइनर क्या होगा, तो 3 वाली रो और 3 वाला कॉलम छिपा दो, जहां पे -3 आ रहा है उसकी वाली रो और उसका कॉलम छिपा दो, बचे हुए जो 4 एलिमेंट है वो आपके माइनर में आ जाएंगे। फिर 1 का क्या होगा, तो 1 की रो 1 का कॉलम छिपा दो, तो 1 की रो 1 का कॉलम छिपा देंगे, और 0 वाले का क्या हो जाएगा, 0 वाली रो 0 वाला कॉलम छिपा दो, यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो इससे आपने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट निकाल लिया अबाउट रो। अगर आप रो 1 के अबाउट या किसी और कॉलम के अबाउट भी निकालते तो भी आंसर सेम आता। देखो ध्यान से, कोई बोलता है कि एक काम करो, चलो कॉलम 1 के अबाउट, कॉलम 3 के अबाउट निकालो, तो कॉलम 3 का साइन कन्वेंशन क्या होगा, ऐसे ऐसे वर्बली याद करो, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस आएगा फिर प्लस आएगा। तो अगर अबाउट कॉलम 3 निकालना है, देखो 1 क्या रहेगा प्लस में इंटू उसका माइनस, 0 का ही में रहेगा माइनस में इंटू उसका माइनस, और 5 किस में रहेगा प्लस में इंटू उसका माइनस। तो 1 का माइनर क्या होगा, तो 1 वाली रो 1 वाला कॉलम छिपा दो, 0 वाली रो 0 वाला कॉलम छिपा दो, 5 वाली जो रो है ये 5 वाला कॉलम छिपा दो, तो जो बच्चे में 4 आ जाएंगे वो उसके माइनर में आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 2 0 -3 1। अब वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू -3 -1, ये तो 0 ही हो जाएगा, और 5 इंटू 2 -0, यहां से आपका आ जाएगा -4 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 6। अगेन देखो आंसर सेम ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट निकालने पे आंसर हमेशा सेम ही रहता है। बस आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है, जिस भी रो या जिस भी कॉलम के अबाउट निकालो तो साइन कन्वेंशन याद रखना, पहला एलिमेंट प्लस माइनस कहाँ पे होगा, और याद रखना भी आसान है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इससे आप 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। क्या बात समझ में आई, बोलो, समझ में आई? Yes, सर। किसी को भी डाउट हो अभी क्लियर कर लेना, फंडामेंटल है, और घर जाके जो पहली बार पढ़ रहा है एनसीईआरटी की प्रैक्टिस तो जरूर कर लेना डिटरमिनेंट की। सॉल्व एग्जांपल बहुत सारे एनसीईआरटी में दिए हैं, प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ाना, क्योंकि आगे जाके अपन को क्वेश्चन थोड़े फास्ट सॉल्व करने हैं, तो डिटरमिनेंट निकालने में आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। इसकी ट्रिक भी होती है निकालने की, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपको ये जो मेथड सही लगे उससे सॉल्व कर लेना, लेकिन स्पीड अच्छी होनी चाहिए डिटरमिनेंट निकालने की। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और है कि मान लो किसी भी रो के एलिमेंट को मैंने ले लिया, जैसे यहाँ पे रो 1 के एलिमेंट को ले लिया, रो 1 के एलिमेंट को किसी और रो के कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करो, जैसे रो 1 के एलिमेंट को मान लो रो 2 या रो 3 जो लेना हो, तो रो 2 के कोफैक्टर ले लिए, मान लो तो रो 2 के कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, ये है ना। तो अगर किसी और रो के एलिमेंट को किसी और रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आंसर हमेशा आपका क्या आएगा, 0। ये प्रॉपर्टी होती है, आपको याद रखना। कि अगर मान लो आपने रो 1 ले लिया, रो 1 के एलिमेंट ले लिए, और रो 2 या रो 3 के कोफैक्टर ले लिए, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सेम विद द कॉलम, अगर मैं रो की प्रॉपर्टी बता रहा हूं तो कॉलम में भी सेम एप्लीकेबल है। कि फॉर एग्जांपल मैंने कॉलम 2 के एलिमेंट लिए, कॉलम 2 के एलिमेंट क्या है, ये कॉलम 2 के एलिमेंट के साथ किसी और रो के किसी और कॉलम के कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दिए, मान लो कॉलम 1 या कॉलम 3 के फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिए, इसी के
अदर देन कॉलम 2 किसी और के कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दिए, वापस एडिशन करने पे आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ये सारी प्रूवन चीजें, ठीक है, आपको इनके रिजल्ट को याद रखना है अच्छे से। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं और डिटरमिनेंट की ये वाली प्रॉपर्टी क्या आपको समझ में आई? आया ना? जमा दो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्या बोला? क्या? द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। किसी भी रो को के एलिमेंट के साथ उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करोगे तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, और किसी और एलिमेंट, किसी और रो के एलिमेंट को किसी और के कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो उनका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन और होता है बच्चों को। किसी ने पूछा था कि सर अगर मान लो रो 1 के एलिमेंट ले लिए और कॉलम 2 के कोफैक्टर ले लिए, क्या तभी भी 0 आएगा? नहीं। आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर मान लो आप रो 1 के एलिमेंट लो और किसी और रो के कोफैक्टर ले लो तो आंसर 0 आएगा। मान लो आपने कॉलम के एलिमेंट ले लिए और किसी और कॉलम के कोफैक्टर ले लिए तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जो मैंने अभी बताई थी पिछली बार स्लाइड में, Yes, sir. ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का आपको ध्यान रखना है। अगर एलिमेंट और कोफैक्टर सेम हुए, जैसे मान लो आपकी रो 1 है और रो 1 के ही कोफैक्टर है, रो 1 है और रो 1 के ही कोफैक्टर है, तब तो आपका आंसर क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तब तो आपका आंसर क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। लेकिन रो 1 और कॉलम 2 या कॉलम 3 ले तब आंसर 0 आ जाएगा। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब रिलेशन बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जिनको दिमाग में रखना है। लिखो पहली, ठीक है, वी कैन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट का होल डिटरमिनेंट पूछा है, उनके प्रोडक्ट का होल डिटरमिनेंट पूछा है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, मतलब डिटरमिनेंट प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है। ध्यान रखना, प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग कर सकते हो, ओनली इन प्रोडक्ट, नॉट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ध्यान रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग मत कर देना। किसी को ये मतलब अप्लाई कर देना a प्लस बी का होल डिटरमिनेंट अगर पूछा है तो कोई अगर ये लिखता है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगेन थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स था ए, उस मैट्रिक्स ए को आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो आपको पता है मैट्रिक्स के केस में क्या होता था, अगर मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब डिटरमिनेंट निकालते हो तो डिटरमिनेंट आप किसी रो या किसी कॉलम के अबाउट निकालते हो, एक सिंगल रो या किसी सिंगल कॉलम के अबाउट, तो उसमें तो एक ही बार के आएगा। तो अगर आप पूरे पे डिटरमिनेंट लगाते हो तो बेसिकली क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो के 3 बार कॉमन आ जाएगा, जितनी रो होगी उतनी बार कॉमन आएगा। तो अगर किसी के को डिटरमिनेंट के बाहर निकालना है तो हर रो से के कॉमन आएगा, तो बाहर बन के की पावर n आएगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, वेयर n क्या है यहाँ पे, इज द ऑर्डर ऑफ द Order of the matrix. एग्जाम्पल के तौर पे ए मान लो कोई 3x3 मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ 5a पूछा किसी ने, तो 5 बाहर बन के कैसा आएगा, 5 की पावर 3 बन के बाहर आएगा। क्लियर हो रहा है? याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। किसी भी कांस्टेंट को डिटरमिनेंट से अगर बाहर निकालोगे k की पावर n बन के बाहर आएगा। ध्यान रखना, k मत बाहर निकालना, डायरेक्ट k की पावर n, 5 है तो 5 क्यूब बन के बाहर आएगा, 2x2 है तो 5 स्क्वायर बन के बाहर आएगा। ये आपको दिमाग में याद रखना। अगर मान लो A इज अ 2x2 मैट्रिक्स और पूछा गया है 3a का डिटरमिनेंट बताओ, तो 3 जो है 3 का स्क्वायर बन के बाहर आएगा। ऑर्डर कितना 2x2 होता तो 3 स्क्वायर बन के बाहर आएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है, प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रही बात? Yes, sir. Yes. अगर Yes, मान sir. लो एक से ज्यादा हो जाए, ए बी सी डी, चार मैट्रिक्स है, 4 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, उसका होल डिटरमिनेंट तो भी आप अलग अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी। अच्छा, तो कोई बोलेगा अगर इसी तरह से मान लो ए की पावर n हो, ए की पावर n का मतलब क्या है, ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स,
n times. उसका होल डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n टाइम्स। एक ही चीज को n टाइम मल्टीप्लाई करें मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। एक ही चीज को n बार मल्टीप्लाई करो मतलब क्या लिखते हैं, तो यहां से भी कितनी अच्छी प्रॉपर्टी सामने आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर मान लो आपके पास ये दिया हो a की पावर n का होल डिटर्मिनेंट, इसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n भी लिख सकते हो। एग्जांपल किसी ने पूछा, मान लो a दिया हुआ है, मान लो ये 2 3 7 1 और पूछा है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब, तो आप एक क्यूब करके फिर डिटर्मिनेंट मत निकालना, बहुत लेंथी चला जाएगा। इससे अच्छा क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब के डिटर्मिनेंट को क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ a का होल क्यूब, है ना? Yes, sir. Yes, sir. निकालने के बजाय क्या करो, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल के क्यूब कर दो, ये ज्यादा आसान है। a का डिटर्मिनेंट निकालना मेरे लिए आसान है, 2 - 21, आंसर कितना आ जाएगा, 19 का क्यूब। क्लियर है ना? Yes, Yes, sir. sir. ये थर्ड प्रॉपर्टी भी बहुत काम आती है, पावर Yes, sir. पावर को अलग कर सकते, पावर को अलग कर सकते, इस ऑब्जर्वेशन को आपको याद रखना। प्रोडक्ट में चीजें अलग अलग हो जाती है, पावर भी अलग हो जाती है। हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, a की पावर n को क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ a की होल पावर n। अब ध्यान रखना, जब भी हम क्वेश्चन में मान लो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हो और आपको डिटरमिनेंट के टर्म्स में आंसर पूछा है, कि मान लो कोई मैट्रिक्स में रिलेशन दिया a + b = समथिंग एंड और भी कोई रिलेशन दिया, पूछा है फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ a या फिर डिटरमिनेंट ऑफ b, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उनके डिटरमिनेंट भी आपस में इक्वल होंगे। और डिटरमिनेंट को कभी भी अगर सेपरेट करना है तो सिर्फ प्रोडक्ट में ही कर पाओगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग अलग नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो अगर आपको सेपरेट करना है तो आपको प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा या फिर फैक्टर करना बनेंगे। आ रही बात समझ में? अगर आपको डिटरमिनेंट को अलग अलग करना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो आपको प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, फिर इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन करूंगा इस पे। तो मान लो दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो उनके डिटरमिनेंट पे आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो करो ट्राई, गिवन डेटा ढंग से उतारो और सोचो जो चीज मुझे क्रिएट करनी है उसको क्रिएट करने के लिए क्या मैनिपुलेशन करेंगे, सोचो। चलो, किसी का आंसर आया? Sir, A. Sir, option है. ए आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आपको तरीका समझ में आता जाएगा। गिवन डेटा क्या है कि a की पावर 2006 एक नल मैट्रिक्स है। क्या है? एक नल मैट्रिक्स। ये क्या है? जीरो मतलब जीरो में समझना, इट इज अ नल मैट्रिक्स, है ना? ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी ये पावर। एंड दूसरी चीज क्या गिवन है, ab इज इक्वल टू a + b, ये गिवन डेटा है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, डिटरमिनेंट ऑफ b कितना होगा ये पता करना है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ b के टर्म्स में आंसर निकालना है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। गिवन डेटा ये है, दो चीजें गिवन है और डिटरमिनेंट ऑफ b क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मतलब मुझे ये बताओ, a की पावर 2006 एक नल मैट्रिक्स है,
इससे मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर इसके बाद अगली स्टेप में क्या करूँ, बोलो। और दूसरी चीज जो मुझे गिवन है, ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, यहां से मैं क्या क्रिएट करूं, या फिर इसको कैसे रिलेट करूं, बताओ। डिटरमिनेंट ले लेंगे। सर इनका मैंने डिटरमिनेंट लेंगे। मैंने क्या सिखाया कि मुझे आंसर देखो कैसे अप्रोच कर रहे हैं अपन, अच्छे से ध्यान सुनो। मुझे निकालना डिटर्मिनेंट है, तो कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके डिटर्मिनेंट भी आपस में इक्वल होंगे। दोनों तरफ क्या ले लें, डिटर्मिनेंट, बोलो। यस हाँ है ना। Yes, sir. तो जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2006, और नल नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 6, अब ये तो कांस्टेंट है, तो ये अगर 0 आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 ही होगा, तभी तो 0 आएगा आंसर। Yes, sir. तो यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ठीक है। अब इस पे आते हैं। अब अगले वाले में अगर मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लूंगा तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि इधर तो चलो अलग अलग कर लोगे, लेकिन इसको अलग अलग कैसे करोगे, हाँ है ना। Yes, sir. तो यहाँ से फायदा नहीं होगा, डायरेक्ट लेने पे फायदा नहीं होगा, तो मुझे पहले फैक्टर बनाने पड़ेंगे। एक बार फैक्टर बना लो, उसके बाद दोनों तरफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि यहाँ पे एडिशन में ना, तो एडिशन में कुछ अलग अलग होता ही नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक को उधर भेज दे रहा हूँ। मान लो एक को, जिसको भी भेजना उसको भेज दो, एक को उधर भेज दिया, बी को इधर रखो। अब इसमें से अगर मैं ए कॉमन लूंगा तो बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, Sir, B minus 1. B minus one. माइनस वन। कभी भी वन कुछ नहीं होता, आई होता है, मैट्रिक्स है ये, यस नंबर सर। सिस्टम थोड़ी चल रहा है। ध्यान रखना, ये जल्दबाजी में गलती हो जाती है। वन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, आई लिखोगे। Yes, sir. ध्यान रखना, ए कॉमन ले रहे तो क्या बचेगा, आई बचेगा। आ रही बात समझ में, Yes, sir. बोलो। अब दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो, क्योंकि आपने प्रोडक्ट में क्रिएट कर दिया। अब दोनों तरफ डिटरमिनेंट लोगे तो डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या आ रही है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी माइनस आई। ऑलरेडी डिटरमिनेंट ऑफ ए में निकाल चुका हूं, जो कि 0 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी। 0. देखो क्वेश्चन में समझने लायक चीज क्या थी, सबसे पहले जो गिवन डेटा था ए की पावर समथिंग इज सम मैट्रिक्स, वहां से डिटरमिनेंट निकाल के एक रिलेशन निकाला। सेकंड रिलेशन में एडिशन में चीजें गिवन थी, तो एडिशन में दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेता तो फायदा नहीं होता, उसके लिए एक को पहले उधर भेजा, फैक्टर बनाए, फिर दोनों तरफ डिटरमिनेंट लिया, ताकि जो चीजें क्रिएट करने जो क्रिएट हो। तो ये एक फंडामेंटल अप्रोच थी क्वेश्चन सॉल्विंग की। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच अपनानी है। क्लियर हो रहा है, बोलो। Yes, sir. इसको ट्राई करो, कर पाओगे, खुद पे भरोसा रखो, कोशिश करो, जो चीजें जो रिक्वायरमेंट आप उनको क्रिएट करो, वैल्यू निकालो, आंसर निकालो।
Sir, -1. देखो यहाँ से क्लियरली 2014 कॉमन आ रहा था, Yes, बोलो। sir. Yes, sir. है ना। कॉमन Yes, लेने के बाद sir. दो फैक्टर बन गए, अब प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाती चीजें, अलग अलग हो जाती। अब मेरे पास दो आसान चीजें बन गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2014 जिसको मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई, इसको भी मैं निकाल सकता हूँ। पहले तो क्वेश्चन बहुत लेंथी था, लेकिन इसको दो फैक्टर में बदलने के बाद इन दो की बस वैल्यू निकाल के आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया, अब ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई निकालना, तो उसके लिए सबसे पहले ए स्क्वायर पता कर लेते हैं। ए स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 13, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3. 4 माइनस 1 3, चेक करते रहना है ना। फिर फर्स्ट रो सॉरी सेकंड Minus रो two. फर्स्ट कॉलम कितना रहा, -9, करेक्ट है। Yes, sir. सेकंड रो सेकंड कॉलम -3, बताओ -2. कितना, -3 प्लस 1 सर -4. -4 आ रहा है। यस सर. ठीक है, अब सही है। Yes, sir. और -2 पे आएगा। क्या हो गया, Sir, -3 plus 1 -2 ही तो है. -2 तो आगा, क्या कर रहे हो तुम, ये सर -2 आ रहा है. तो फिर अब सही है। Yes, sir. 2a के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब आपको क्या निकालना था, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई की वैल्यू 13 3 -9 -2 -2a माइनस आई, ये मैट्रिक्स कितना आ रहा है वो पता कर लो, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 8 21. 21 21 माइनस 1 20, 20. ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -9 -6 -9 सॉरी -2 -2 और -1। -4. अब इसके इसकी आपको क्या निकालनी है, डिटरमिनेंट की वैल्यू, इसके क्या निकालनी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। इसका डिटरमिनेंट बेसिकली इसका है ना, बोलो। यस सर. Yes, sir. यस सर. Sir, -21. अब फाइनल वैल्यू पुट अप कर देना, तो आंसर क्या आएगा, -1 की पावर 2014 तो -1। अब देखो जेई मेंस 2016 में आया था पर डुएबल था, आपको बस कॉमन निकालना था, अलग अलग करना था, कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं। क्लियर हो रही बात है, Yes. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ी और प्रैक्टिस घर पे करना। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टी 1 पहले समझ लो, फिर बाद में घर जाके लिख लेना। प्रॉपर्टी 1 क्या है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू मतलब बेसिकली क्या, किसी डिटरमिनेंट में अगर सारी रोज सारी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने के बाद भी उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, दोनों से आपका आंसर हमेशा क्या आता है, सेम आता है। मतलब रोज को कॉलम में बदलने से, सारी रो को सारे कॉलम में बदलने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी नंबर 1।
कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, याद रख लोगे? समझ में आ गई बात? बताओ। यस सर। ठीक है, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो या ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अगर मान लो ए का डिटरमिनेंट 5 है तो ट्रांसपोज करने के बाद भी अगर डिटरमिनेंट निकालोगे तो आंसर 5 ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 कि मान लो कोई डिटरमिनेंट है 2 7 6 8 1 5 0 2 3, ठीक है। मान लो इसकी वैल्यू कुछ आ रही है, फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं। -15 आ रही मान, ठीक है, कितनी आ रही मान लो -15 फॉर एग्जांपल। अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी दो रो को आपस में अगर इंटरचेंज कर दूं, किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दो, या दो कॉलम को आपस में, रो को करूं या कॉलम को करूं, दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करो या दो रो को आपस में इंटरचेंज करो, मान लो मैंने ये कर दिया, बच्चा हुआ ऐसा कैसा रखा, तो वैल्यू साइन के साथ चेंज होती है, मतलब जो पहले -15 आ रही थी अब कितनी आ जाएगी 15। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो प्रॉपर्टी 2 क्या है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड then the sign of the determinant changes। मतलब अगर आप डिटरमिनेंट ये वाला रो ऑपरेशन अप्लाई करते हो, किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज करना, या फिर तो किसी दो कॉलम को अगर आपने मान लो आपस में इंटरचेंज कर दिया किसी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, आपने दो रो को आपस में, आगे जाके अपन प्रूविंग वाले क्वेश्चन करेंगे, आपको आएगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको कुछ प्रूव करो मान लो, तो जब प्रूविंग वाले क्वेश्चन करोगे तो वहां पे आपको कुछ रो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे डिटरमिनेंट में। तो मान लो डिटरमिनेंट में कोई रो ऑपरेशन लगाते हो, जैसे मान लो किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो, तो वैल्यू साइन के साथ चेंज हो जाता है। आपको आगे के लिए तो क्या लगा देना, माइनस का साइन लगा देना। क्लियर है? जो वैल्यू पहले -15 थी वो +15 हो जाएगी। ये समझ में आई बात, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? यस सर। अच्छा Yes, sir. किसी को भी डाउट हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम है पूछना। अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो प्लीज पूछ लेना। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 ये बोलती है कि किसी डिटरमिनेंट में अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल हुए मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसा लिखता हूं, मैंने बोला इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, रो 1 और रो 3 का जो रेशियो है, ध्यान से देखो, वो इक्वल है, आया ना? बोलो। इक्वल है। रो 1 और रो 3 आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब 2/6 1/3 1/3, रो 1 और रो 3 आपस में क्या प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, 0। कोई भी दो रो अगर या तो आइडेंटिकल हो जाए, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम या तो क्या हो जाए आइडेंटिकल, तो आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 0। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में अगर मान लो आइडेंटिकल है या प्रोपोर्शनल है, then the value of the determinant will be what, 0। पढ़ लो प्रॉपर्टी नंबर 3, if any two row or column of a determinant are identical or proportional then the value of determinant is 0। क्लियर हो गई बात? याद रख, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, सिंप्लीफिकेशन में काम आएगी। ठीक है, बोलो। डिटरमिनेंट को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स में तो क्या होता था, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते थे, लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होगा, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही आपस में मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ये मैंने अभी बताया भी था आपको। कॉमन लेते टाइम भी आप एक एक रो करके कॉमन निकालोगे। डिटरमिनेंट से अगर कुछ कॉमन निकालना है तो रो बाय रो कॉमन आता है। अगर के पूरे से मल्टीप्लाई है तो के अगर कॉमन निकालो तो के की पावर 3 बन के बाहर आएगा, तीनों रो से एक एक के कॉमन आएगा। वैसे अगर किसी डिटरमिनेंट में के मल्टीप्लाई करना है, सबसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो रहा है? मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर के से मल्टीप्लाई किया किस मैट्रिक्स को तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा। इज इट क्लियर? सर कोई भी है, कोई पर्टिकुलर? कोई भी जो मर्जी है वो करना, वो करो। क्लियर?
कोई फिक्स नहीं है कि रो 1 करना रो 2, जो आपकी मर्जी, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बोलो यस नेक्स्ट। यस सर कभी कभी क्या होता है, ऐसे सम के टर्म्स में किसी रो या किसी कॉलम में ऐसे एलिमेंट होते हैं, तो इसको, इस डिटरमिनेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं दो के सम में, कीपिंग द एनी टू रो और एनी टू कॉलम सेम। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो सम को तोड़ के मैंने लिखा है उसमें रो 2 और रो 3 तो एज इट इज है, रो 1 के अबाउट मैंने इसको ब्रेक कर दिया, रो 1 के अबाउट मैंने क्या कर दिया, ब्रेक। आप चाहो तो किसी रो के अबाउट भी ब्रेक कर सकते हो, कॉलम के अबाउट भी ब्रेक कर सकते हो, 2 एलिमेंट है तो 2 बार ब्रेक करोगे, 3 एलिमेंट है तो 3 बार भी ब्रेक कर सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या है, आप किसी डिटरमिनेंट को 2 के सम में ब्रेक इस तरह से कर सकते हो। एग्जाम्पल और देखो, जैसे यहाँ पे कॉलम में अगर है तो कॉलम के अबाउट ब्रेक कर दिया, कॉलम 2 कॉलम 3 एज इट इज है, यहाँ पे ऐड करो, देखो एडिशन के बाद वापस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो उल्टा भी याद रखना है आपको, अगर किसी ने इन दोनों का एडिशन पूछा, यहाँ पे कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम है तो वो एज इट इज रहेंगे, फिर आपको कॉलम 1 को ऐड कर देना है, तो यहाँ से ये भी ट्रू होगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अगर 3 है तो 3 के सम में ब्रेक कर दिया, और अगर वापस से उल्ट इन तीनों को ऐड करना है तो ये आ जाएगा, कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज, कॉलम 1 में क्या आ जाएगा, a1 प्लस x1 प्लस y1, a2 प्लस x2 प्लस y2, a3 प्लस x3 प्लस y3। क्या बात समझ में आ रही है? दोनों तरफ से आपको इसको याद रखना है। ब्रेकिंग प्रॉपर्टी है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के बड़े डिटरमिनेंट को आप ब्रेक कर सकते हो। आ रही बात समझ में? बोलो। Yes. जैसे यहाँ पे यस ये बताओ, इसको ब्रेक करने के बाद क्या आएगा, एडिशन करने पे क्या आएगा, ब्रेक तो ऑलरेडी है, ऐड करने के बाद क्या आएगा, इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो क्या ऐड करके बता सकते हो कितना आएगा? बताओ, एडिशन करने पे कितना आएगा बच्चों? अरे अभी तो सिखाया है। यहाँ पे कोई 2 रो सेम है क्या? सर 80 लगा देंगे 2 रो तो सेम ही है, उनको एज इट इज रखोगे, है ना? यस सर Yes, sir. जो रो सेम है उनको तो एज इट इज रख देना। सर ऊपर वाली रो ऐड कर देंगे जो 2 रो सेम है उनमें कोई चेंज नहीं होगा, सबका सेम है तो ये सेम रहेगा। ऊपर वाले एलिमेंट एक एक करके सब ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ वाले एलिमेंट में क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल एन। सेकेंड वाला, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और लास्ट वाला हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टिल n क्यूब। आया ना? यस सर Yes, sir. ये बहुत स्टैंडर्ड होते हैं, सबको पता होगा। सम ऑफ n नेचुरल नंबर n into n plus 1 by 2, यस सर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। अगर याद नहीं हो, आज ही अपने स्टडी टेबल के आगे लिख के चिपका देना है, ये याद होना चाहिए, ये हर जगह यूज हो सकता है। सम ऑफ n क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, ये तीनों तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो अगर याद नहीं हो तो अपने कॉपी के इंडेक्स में ही लिख लेना, भूलना नहीं है। तो बेसिकली क्या करें, यहाँ पे अपन ने समेशन कर दिया इन सबका, सम 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 सम, और बाकी 2 एज इट इज है। क्लियर हो रही बात? बोलो। यस सर एक बार आप रिपीट करते हो। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे इन सबको मालूम मुझे ऐड करना है, तो रो 2 और रो 3 तो एज इट इज है। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होती थी, अगर मान लो a1 प्लस एक्स से b1 प्लस वाई ये c1 प्लस जेड है, तो रो 1 के अबाउट मैंने इसको ब्रेक कर दिया, a1 b1 c1 एक जगह लिख दिया और एक्स वाई जेड एक में लिख दिया, इसके अबाउट ब्रेक कर दिया। तो अगर इनको ऐड करूंगा तो ऐड करने पे ये आ जाएगा, है ना? सेम यहाँ पे कॉलम यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम थे, कॉलम 1 के अबाउट मैंने ब्रेक कर दिया, तो कॉलम 1 में क्या था, a1 a2 a3 इसको अलग कर दिया, फिर x1 x2 x3 इसको अलग कर दिया, और y1 y2 y3 इसको अलग कर दिया, और अगर ऐड करोगे तो तीनों एक साथ ऐड होके ये आ जाएगा। एडिशन में क्या होगा, तीनों ऐसे ऐड होके आ जाएंगे। सेम यहाँ पे भी रो 2 और रो 3 फिक्स थी तो वो तो एज इट इज रही, एडिशन करेंगे तो ये सब आपस में ऐड हो जाएंगे, यस यहाँ पे ऐड हो गए।
फिर सेकेंड वाले एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ऐड होके यहाँ पे आ जाएगा, और थर्ड वाला थर्ड के साथ हो जाएगा। बेसिकली एडिशन के बाद आपको क्या मिलेगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर समेशन ऑफ n, समेशन n समेशन स्क्वायर समेशन ऑफ प्रॉपर्टी आ गई। अगर इसमें समेशन में बाहर वॉइस निकाल लो, ब्रेक हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है और एक मिनट एक सेकेंड। आ रही है आवाज अभी? यस सर। यस सर आ रही है। मैंने क्या सिखाया, आप जैसे यहाँ पे दो रो को सेम रख के इस तरह से ऐड कर सकते हो, या समेशन में लिख सकते हो, या समेशन को ऐसे बाहर निकालोगे तो समेशन जब अंदर जाएगा तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बची हुई दो रो एज इट इज रहेगी। समेशन अगर अंदर जाएगा किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ऐसे बढ़ जाएगा, बचे हुए दो एज इट इज रहेंगे। इस प्रॉपर्टी को लिख लो, ये रो वाइज हो कॉलम वाइज हो दोनों तरफ ट्रू है। ठीक है, मैं कॉलम वाइज भी लिख के दिखा देता हूँ। समेशन ऑफ मान लो दिया हुआ है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, और यहाँ कोई कांस्टेंट दिए हुए ए बी सी डी ई एफ, तो समेशन को आप रो वाइज या कॉलम वाइज बांटते, समेशन अंदर चल जाएगा रो वन में। ए बी सी डी ई एफ, क्लियर? बोलो। यस सर। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, यहां तक अपना कवर हो चुका है। अब सुनो मेरी बात, अभी आपका आई थिंक कल से आपको लीव मिलेगी नेक्स्ट 10 डेज के लिए, 24 से लेके 30 जुलाई तक। ठीक है, इन तो आपके लिए एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इनकेस पुराना कुछ छूट गया हो, कोई चीजें पेंडिंग रह गई हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो आप लोग अब उसको पढ़ के कवर करके खत्म कर देना, ताकि 1 जुलाई से जब भी कोई भी चीज चले तो पुराना कोई बैकलॉग बचा ना रहे। थोड़ा सा ब्रेक भी है तो थोड़ा रिलैक्स भी कर लेना, लेकिन ज्यादा रिलैक्स भी नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। इनकेस पुराना छूट गया तो उसको रिकैप कर लेना। एंड सेकेंड चीज, हाँ, आपको मॉड्यूल में अपलोड कर दूंगा, आपकी जो भी रिसोर्स शीट है उसमें अपलोड हो जाएगी। ठीक है, हार्ड कॉपी का आई डोंट नो अबाउट द आइडिया, हार्ड कॉपी का क्या है क्या नहीं। हार्ड कॉपी सबको नहीं मिलती, शायद लिमिटेड स्टूडेंट का ऐसा कुछ था। ठीक है, वो आपको अपने स्टूडेंट मैनेजर से ही बात करनी है। बाकी आपके पास अभी ये वीक है, स्कूल में भी अगर छुट्टी है तो छुट्टी मान लेना और अच्छे से तैयारी करके अपना रिवाइजन कर लेना। ओके, थैंक यू।